क्वेश्चन नंबर 7 की लास्ट लाइन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की लास्ट लाइन पढ़ रहे हैं। असल में लिखा हुआ है प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट कॉमा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। क्वेश्चन के अंदर तीन चीजें मांगी हैं जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। बनाते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट बनाएंगे साथ साथ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं? टोटल पार्टनर, सभी पार्टनर्स के कॉलम बनेंगे, चाहे पुराने पार्टनर्स हो चाहे नए पार्टनर हो। पार्टनर का नाम क्वेश्चन के अंदर क्यों? पहला फॉर्मेट रीवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा फॉर्मेट बैलेंस शीट। स्पेस का आपको आइडिया ना हो तो किसी क्वेश्चन तो छोटा है, एक पेज में तीनों फॉर्मेट आ जाएंगे, बाकी इन जनरल आपको हाफ पेज में एक फॉर्मेट बनाना है। एडजस्टमेंट कभी ज़्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है। एग्जाम में क्या करना है आपको, अलग शीट पे अलग अलग फॉर्मेट बनाना है। एक पेज पे रीवैल्यूएशन अकाउंट, अगले पेज पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उससे अगले पेज पे बैलेंस शीट। कोई सा भी अकाउंट कभी भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ज़्यादा हो तो बड़ा हो सकता है। बैलेंस शीट में कई बार इससे ज़्यादा प्लस माइनस करना पड़ता है कि हाफ पेज से ज़्यादा स्पेस ले जाती है। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्टमेंट ज़्यादा आ जाती है तो हाफ पेज से ज़्यादा स्पेस ले जाता है। एग्जाम में खिचड़ पिचड़ ना हो इससे अलग अलग पेज पर बनाएंगे। घर में जब आप होमवर्क कर रहे होंगे तो हाफ पेज के स्पेस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। हाफ पेज में रिवैल्यूएशन, हाफ पेज में पार्टनर्स कैपिटल, हाफ पेज में बैलेंस शीट और बाकी हाफ पेज में लगभग वर्किंग नोट आ जाता है। क्वेश्चन की वेटेज 8 मार्क्स की, 8 मार्क्स से ज़्यादा बड़ा कोई मार्क्स का क्वेश्चन आता नहीं, तो समझ सकते हो ये टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है। एडमिशन चैप्टर से पिछले 10 सालों से क्वेश्चन आ रहा है 8 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 19 तक ये टोटल लगभग 13 क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने। इन 13 में से एक क्वेश्चन कंफर्म ना आना, 8 मार्क्स, तो 13 क्वेश्चन करके अगर 8 नंबर कंफर्म हो रहे हैं, बढ़िया। एडजस्टमेंट सारी के सारी ध्यान से कर ली है। सबसे पहले फॉर्मेट में वर्क कर लिया हमने। बैलेंस शीट के बाद हमने लिखा है आफ्टर न्यू पार्टनर्स एडमिशन। न्यू पार्टनर का नाम इस क्वेश्चन में सीए दिया हुआ था, तो आफ्टर सीए's एडमिशन। नेक्स्ट लाइन में एज ऑन डेट दे रखी है कि 1 अप्रैल को नया पार्टनर एडमिट हुआ, तो 1 अप्रैल की डेट डाली है। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता इसलिए इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते। रिवैल्यूएशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसलिए इसके टॉप कॉर्नर्स में डेबिट क्रेडिट आता है। क्योंकि अकाउंट है इसलिए इनके जो पर्टिकुलर्स के कॉलम में टू और बाई आता है,
बैलेंस शीट क्योंकि अकाउंट नहीं है इसलिए इसके अंदर टू और बाय नहीं आता। रिवोल्यूशन अकाउंट के बारे में चर्चा हो चुकी है जी। प्रॉफिट हो तो क्रेडिट में दिखाओ, लॉस हो तो डेबिट में दिखाओ। बैलेंस शीट एट द एंड मैच करनी चाहिए। बढ़े जी? यस सर। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन। रीड करें जी स्टार्टिंग लाइन। एडू एंड गेट आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। सर 3:1 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है, इसका मतलब इन पार्टनर्स की ना एक पार्टनरशिप डीड है और उसकी डीड में लिखी होगी बात कि ये पार्टनर 3/4 प्रॉफिट का शेयर लेगा और ये वाला पार्टनर 1/4 प्रॉफिट का शेयर लेगा। आगे तब देयर बैलेंस शीट एज एट 31st March 2020 वाज एज फॉलोज। जरा बैलेंस शीट पे नजर मारते हैं। एसेट साइड पहले सर इसमें कैश एट बैंक दिया हुआ है 2000 और बैलेंस शीट में कहीं पर भी कैश नहीं दिया हुआ। इसका मतलब सर ये वाली फर्म बैंक से डील करती है, कैश से डील नहीं करती। इसका मतलब एडजस्टमेंट्स पढ़ते टाइम हमें कोई भी ट्रांजैक्शन दिखे जिसमें कैश या बैंक की चॉइस है तो वहां हमें बैंक ही लिखना है, कैश नहीं लिखना, क्योंकि फर्म की बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ बैंक बैलेंस है, कैश तो है नहीं। समझ पा रहे हो? सर इसका उल्टा होता तो मान लीजिए बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ कैश लिखा होता, बैंक नहीं लिखा होता, इसका मतलब सारी एडजस्टमेंट हम कैश के थ्रू करते। सर दोनों लिखे होते तो आपकी चॉइस, कैश में लिखो चाहे बैंक में लिखो। सर दोनों ही नहीं होते तो भी आपकी चॉइस, चाहे कैश लिखो चाहे बैंक। ठीक है, आगे लिखा है सर डेटर्स हैं 6500 के और प्रोविजन फॉर एडीडी क्या है? डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से 500 रुपए का, तो इसलिए हमें लग रहा है 6000 तो आ ही जाएंगे। स्टॉक है 3000 का, इन्वेस्टमेंट है 5000 की। मतलब सर कोई भी आइटम ऐसी नहीं है जिसे बिना कहे एडजस्ट करना हो। सर एसेट साइड में ऐसी कौन सी आइटम मिल सकती है हमें जिसे बिना कहे एडजस्ट करना हो? हाँ जी, प्रोविजन तो है, एडजस्ट नहीं करना। मतलब मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, कोई एडजस्टमेंट ना हो, फिर भी हमें कुछ ना कुछ करना हो। तो देखिए क्वेश्चन में अगर दिया हो पीएनआर अकाउंट का डेबिट बैलेंस एसेट साइड, दैट मींस लॉस। पीएनआर अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस होता है। अगर लॉस दे रखा है तो उसको राइट ऑफ करना है क्वेश्चन में बिना कहे। फिर और क्या हो सकता है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, लॉसेज हैं, एक्सपेंसेस हैं जो अब तक हमने राइट ऑफ नहीं करे। क्वेश्चन में घुसना कहा हो, इसको खत्म करना। समझ पा रहे हो जी? तो ऐसी आइटम हो सकती है, क्वेश्चन आएंगे जो, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं, तो आने वाले क्वेश्चन आएंगे 19 तक, उसकी सारी वैरायटी मिल जाएगी। लायबिलिटी साइड पे आ जाते हैं। पहली आइटम है जी क्रेडिटर्स हैं 2800, कोई एडजस्टमेंट ना हो तो एज इट इज बैलेंस शीट में आएंगे। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, सर काफी लंबा क्वेश्चन किया था हमने इस टॉपिक का। जो वर्कर के साथ मिसहैपनिंग हो सकती है, हमने इस काम के लिए पहले से ही 1200 रुपए अलग से रखे होंगे। देखेंगे एडजस्टमेंट में कितने रुपए देने, कम पड़ेंगे या बचे, कुछ भी हो सकता है। जनरल रिजर्व, से जनरल रिजर्व के बारे में क्या सीखा था हमने कि कोई भी रिजर्व हो उसे पार्टनर्स में बांट देना है उनकी पुरानी रेशो में, क्योंकि नए पार्टनर का इस पर कोई अधिकार नहीं। सारे रिजर्व के केस में ऐसे ही पढ़ा था। उसके बाद कैपिटल अकाउंट दे रखा है सर एडयू का 6000 और गेट का 4000, टोटल 10000। तो सर हम एक काम क्या कर सकते हैं सर, इनका ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हैं बाय बैलेंस बीडी। सर ये जो सीए है इसका बैलेंस बीडी क्यों नहीं दे रखा क्वेश्चन? क्योंकि ये नया पार्टनर है, इसकी कैपिटल तो आज से स्टार्ट होगी। बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस। ये प्रीवियस ईयर में था ही नहीं मिस्टर सी, इसलिए उसका बैलेंस बीडी नहीं। इसका मतलब सर नए पार्टनर का बैलेंस बीडी हमेशा ब्लैंक छोड़ देना है हमें और पुराने पार्टनर्स का ही बैलेंस बीडी लिखना। सबसे पहला स्टेप ये होगा, हमें कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखना। स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट के नीचे क्या लिखा? They decided to admit CA as a partner in the firm on 1st April 2020 for 1/5 share on the following terms। नए पार्टनर का शेयर जो है वो है 1/5 और टर्म्स कंडीशन है जो वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वाला थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, सेकंड पर आते हैं। सेकंड में क्या लिखा? अनअकाउंटेड
अकाउंट्स में लिखना भूल गए, दिस इज अनअकाउंटेड, अभी तक अकाउंट नहीं करा, मतलब अकाउंट्स में लिखा नहीं, एरर ऑफ फुल ओमिशन। अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का मीनिंग क्या हुआ? अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। कैटेगरी क्या हुई? एसेट। एसेट इनकम तो रेवेन्यू के अंदर आता है, लेकिन एक्रूड इनकम अर्न कर लिया बट रिसीव नहीं हुआ, ये हमारी एसेट हो जाती है। ठीक है, ऑफ 100 रुपीज बी प्रोवाइडेड फॉर, ये प्रोवाइड करना है, ये रिकॉर्ड करना भूल गए, जिसको रिकॉर्ड करना है जर्नल एंट्री कौन बच्चा बता सकता है? ठीक सर, हम एक एसेट है जो 0 पर है, उसको 100 रुपए पे लेके जाना, तो एसेट की वैल्यू बढ़ानी है, एसेट की वैल्यू बढ़ानी है तो डेबिट किया जाएगा, मतलब एंट्री हो गई एक्रूड इनकम डेबिट। और सर नई एसेट क्रिएट हो रही है, ये प्रॉफिट वाली बात है, प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, ये एंट्री बनी। लेकिन सर क्वेश्चन में एंट्रीज तो मांगता नहीं है, क्वेश्चन मांगता सीधा लेजर, तो बताओ एंट्री के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे 100 रुपए बाय एक्रूड इनकम। शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में अलाउड नहीं है, ध्यान रखना, फुल फॉर्म लिखनी है। दूसरा इंपैक्ट क्या लगता है, क्या पड़ेगा? एक नई एसेट बन गई सर हमारी बैलेंस शीट के अंदर एक्रूड इनकम के नाम से, बैलेंस शीट के अंदर एक नई एसेट क्रिएट हो गई है एक्रूड इनकम के नाम से। स्टार्टिंग में कुछ स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करने के लिए क्या करते हैं, एक पेज अलग से बनाते हैं जर्नल एंट्रीज का, कोई भी ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं पहले जर्नल एंट्री करते हैं, फिर उसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं 3 लेजर। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए ये भी सही तरीका। एक बार 8-10 क्वेश्चन कर लिए, इस कमांड आ गई अच्छी, फिर एंट्री करना बंद कर दोगे, डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग करोगे। अब बिना एंट्री के कैसे करेंगे सर इसको? एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आता है, लिखिए क्रेडिट साइड। लेकिन नहीं एसेट क्रिएट हो रही है, एसेट बैलेंस शीट के अंदर है, इंडिया बैलेंस शीट के अंदर, डायरेक्ट ऐसे पोस्टिंग होगी बिना एंट्री के। चलिए क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज 4500। तो इन्वेस्टमेंट जरा बैलेंस शीट के अंदर झांको, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दी हुई है 5000 की और मार्केट में इसकी वैल्यू हो गई 4500। बढ़ गई कि कम हो गई? कम हो गई। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ। रिवैल्यूएशन में किस साइड लिखें? 5000 या 4500? 500, जो चेंज वाला, ना पुराना अमाउंट ना नया अमाउंट, चेंज वाला। 5000 से 4500 रह गई, तो 500 से वैल्यू कम। बैलेंस शीट में भी 500 ही आएगा क्या? कितना आएगा? 4500, नए वाली वैल्यू। इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट, फुल फॉर्म लिखना आप सब, भूल जाओगे मार्च तक कि क्या था ये एआई, क्या था ये आई। जल एंट्री बताना है इसकी। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हाउ मच? 500। तो चेंज वाला अमाउंट उसी से एंट्री पास होती है। चलिए पॉइंट नंबर 4, a debtor whose dues of 500 rupees was written off as bad debts paid 400 in full settlement। चैलेंजिंग है जी, कौन आंसर बताएगा? जनरल एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड से बैंक पूरी एंट्री बता। इवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग, बैंक टू रिवैल्यूएशन। परफेक्ट आंसर। बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो उस रिवैल्यूएशन डेबिट क्यों करेंगे? हमें लॉस थोड़ी ना हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है। कई साल पहले हमारे पैसे मर गए थे, उसमें से आज थोड़े से पैसे मिल गए, जितना पैसा मिला पूरा प्रॉफिट है। ये मत सोचना कि सर 500 की बजाय 400 रुपए मिल रहे हैं तो 100 रुपए का नुकसान दिख रहा है मुझे, तो नहीं, 400 रुपए का प्रॉफिट है। 500 रुपए की जगह 400 रुपए मिले और मैं ये कह रहा हूं कि 100 रुपए का नुकसान नहीं है, 400 का प्रॉफिट है। सोचो क्यों कह रहा हूं ऐसा? उसके पीछे रीजन ये है कि 500 रुपए में ऑलरेडी लॉस मान चुका हूं।
जब 500 रुपए बैड डेट हुए थे आज से 3-4 साल पहले, तो मैंने 500 रुपए का लॉस बुक कर लिया था, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, पूरा लॉस हो गया। अब सोचो मैं 100 रुपए का और लॉस बुक करूं, 600 रुपए का लॉस हो जाएगा फिर तो। यस तो सोच के देखो, पहले मैं 500 का लॉस बुक कर चुका हूं, आज मैं 400 की इनकम बुक कर लेता हूं, अल्टीमेट परफेक्ट हो जाएगा 100 रुपए का लॉस हो अल्टीमेटली। ठीक है, तो आज की डेट में 400 रुपए की इनकम आती है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और ये पैसा हमें एक्चुअल में मिल चुका है, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक का सर ओल्ड बैलेंस है 2000, इसमें ऐड कर दिया मैंने 400, अभी और एडजस्टमेंट्स भी आएंगे, उसको एज इट इज छोड़ दे। सेपरेट अकाउंट नहीं होने का, ऑप्शनल है जी, जब तक मांगा नहीं तब तक हमारे पास ऑप्शन है। उसे एडजस्टमेंट देना होगा सारी। एडजस्टमेंट्स हैं बहुत सारी। हाँ जी, मैंने ये कहा देखो, जो क्वेश्चन में के अंदर अकाउंट मांगा है स्पेसिफिकली, वो तो कंपलसरी है, बनाना ही बनाना है, और जिस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है प्लस माइनस है, उसका अकाउंट बनाए या ना बनाए हमारे पर। ऐसे में एग्जाम में क्या कर सकते हैं, जहां आपको लग रहा है कि सर ऑप्शनल सा है, तो आप स्पेस छोड़ दीजिए, एट द एंड आपको लग रहा है कि टाइम बच जाए तो बना दिया, वरना नहीं बना। टीचर के पास राइट नहीं है मार्क्स काटने का अगर हमारा पूरा आंसर सही है और हमने कैलकुलेशन दिखाई है, भले ही ब्रैकेट में दिखाई है, वर्किंग नोट में नहीं दिखाई, वो कैलकुलेशन दिखाई है, और जो अकाउंट मांगे थे वो सारे अकाउंट बनाए हैं, तो मार्क्स काटने का राइट टीचर के पास नहीं। ठीक, आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 5, सर किस नाम से लिखेंगे सर? किस नाम से लिखेंगे बताइए। जिन एंट्री बोले इसकी मेरे को, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब पोस्टिंग में क्या लिखोगे, पोस्टिंग में क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट। ये ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं, ऑप्शनल है कि बैड डेट रिकवर्ड हुआ, ये हम पर ब्रैकेट में दिखाएंगे ना दें, आपको पूछ रहे थे सर मैं वही पूछ रहा था कि बैड डेट्स रिकवर्ड के लिए दिखा सकते हैं, इसमें 400। देखिए सर, डाउट ये है कि यहाँ पर सर बाय बैंक की जगह बाय बैड डेट रिकवर्ड लिखना चाहता हूं मैं, वो सही है कि गलत? देखो वो भी सही है, कैसे? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर मैं 2 एंट्री पास करना चाहता हूं, कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। 400 रुपए के बैड डेट रिकवर हो गए, पुराने पैसे हमारे को मिल गए, उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। इनकम पीएनएल की वजह रिवैल्यूएशन में जाएगी, तो बैड डेट रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन। तो सर अगर मैं 2 एंट्री के रूट से जाना चाहता हूं, तो उस केस में पोस्टिंग क्या करूंगा, बाय बैड डेट रिकवर्ड, ये पोस्टिंग करूंगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट के अपोजिट में क्या लिखा हुआ, बैड डेट रिकवर्ड। ठीक, क्योंकि सर बैड डेट रिकवर्ड डेबिट भी होना है, क्रेडिट भी होना है, तो सर मैं कंबाइंड एंट्री करना चाहता हूं, कंबाइंड एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। उस केस में यहां क्या लिखूंगा, बाय बैंक अकाउंट। इसका मतलब सर एग्जाम में मैं यहां बाय बैंक लिखूं तो भी ठीक है, बाय बैड डेट्स रिकवर्ड लिखूं तो भी ठीक है ना? एग्जाम में पता है कि मैं कौन से रूट से गया हूं, डबल एंट्री के रूट से गया हूं या कंबाइंड एंट्री के रूट से गया हूं, एग्जाम में पता नहीं, सीधे लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। तो आगे बात, बैंक में तो ऐड होना ही होना है, और यहाँ पर 400 रुपए आने ही आने हैं। पर्टिकुलर्स के कॉलम में आपके पास मतलब चॉइस हो गई, बाय बैंक लिखो या बाय बैड डेट्स रिकवर्ड लिखो, दोनों ही सही हैं, उसका लॉजिक बताते हैं। पढ़ सकते हैं जी आगे? यस यस पॉइंट नंबर 5, a claim of 200 rupees on account of workman's compensation to be provided for। वर्कर के साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई है, हमें उसके लिए 200 रुपए प्रोवाइड करने हैं। क्या इस काम के लिए हमने पहले से पैसा जोड़ा हुआ था? हाँ जी, जोड़ा हुआ था सर, 1200 रुपए जोड़ रखे थे हमने इसी काम के लिए। अब देखो इस टॉपिक की हमने एंट्रीज खूब कर रखी, एंट्री के बाद लेजर पोस्टिंग भी बताई गई थी कि किस जगह पे क्या लिखना। 1 मिनट का समय दिया जा रहा है आपको, खुद से लिखो। रिवैल्यूएशन में कहाँ कितना आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ कितना आएगा, और बैलेंस शीट में कहाँ कितना आएगा। 1 मिनट आगे खुद से लिखो, गलत हो जाए कोई बात नहीं, टेंशन ना लें कटिंग की।
Sir. डन। बेनिफिट दिखाओ। Some provision in the liability side. तो बाकी 1000 पार्टनर्स को बात हुई। बताइए जो फंड है हमारे पास वो इनसफिशिएंट है या मोर देन सफिशिएंट है? मोर देन सफिशिएंट है। हमें सिर्फ 200 रुपए की रिक्वायरमेंट है और 1200 रुपए का फंड, तो उस केस में सर 1000 रुपए का फंड बच ही जाएगा। Yes sir. जितने भी रिजर्व होते हैं फंड होते हैं उसको पुराने पार्टनर्स का अधिकार है पुरानी रेशो, तो 1000 रुपए बांटने के पार्टनर्स के अंदर 3:1 की रेशो में बांटोगे आप। रेशो दे रखी है 3:1। 1000 रुपए को बांटेंगे 3:1 में बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड 750 और 250। और सर क्या सीखा था हमने, जो न्यू लायबिलिटी है वो बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगी। रिवॉल्यूशन अकाउंट में कहाँ है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? नहीं है। कब आता? जब insufficient होता जब रिजर्व इनसफिशिएंट होगा, मतलब अपोजिट कर देते हैं। इस तरह हमारे पास रिजर्व 200 रुपए का है और पैसे देने पड़ गए 1200, 1000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ गए, तब 1000 रुपए ना आता। इसका मतलब सर सिंपल सी बात है कि जितना क्लेम दिखे एडजस्टमेंट में उसको एज इट इज लिख दो बैलेंस शीट लायबिलिटी। ठीक, फिर रिजर्व और क्लेम को कंपेयर करो। रिजर्व ज्यादा है तो पार्टनर्स में बांट दो, क्लेम ज्यादा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट, लायबिलिटी बढ़ना लॉस। ठीक है, तो सर लायबिलिटी साइड पे कितना है? जितना क्लेम एडजस्टमेंट में दिया हुआ एज इट इज जैसे 1200 की होगा तो बस क्लियर होगी जी बात। सर बट हमने तो 200 का ही क्लेम करा है ना। नहीं, दूसरा एग्जांपल दे देना मैंने कि 1200 होता अगर मान लो क्लेम और रिजर्व 200 होता तो उस केस में क्या होता ये पूछ रहे। इस क्वेश्चन में 200 रुपए का क्लेम है, 200 रुपए आया। ठीक है ना, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। पॉइंट नंबर 6, CA टू ब्रिंग 5000 रुपीस एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। कैपिटल के पैसे लाए, जनरल एंट्री बोले कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू CS कैपिटल पोस्टिंग कर देते हैं। सर 5000 रुपए से बैंक बैलेंस बढ़ गया और कैपिटल बढ़ गया, खत्म हो गई थी एडजस्टमेंट। अब जरा फिर से देखते हैं एसेट साइड। पहली आइटम लिखी हुई है बैंक। फर्स्ट रह गई। क्या फर्स्ट है? First arrangement। अच्छा हाँ फर्स्ट अरेंजमेंट रहेगा। बस पढ़ते हैं दोबारा। CA shall bring 6000 rupees as his share of premium। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करते हैं हम, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो या फिर न्यू रेशो नहीं दे रखी, तो भी प्रेज्यूम के ओल्ड रेशो भी सैक्रिफाइसिंग रेशो। 6000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनमें, इनकी आपस की रेशो में 3:1, 3/4 पहले वाले पार्टनर में, नाम बदल दिया मैंने, 3/4 पहले पार्टनर में और 1/4 दूसरे पार्टनर में। ये हमने एंट्रीज में सीखा था टॉपिक, अब लेजर पोस्टिंग सीख रहे हैं। देखिए प्रीमियम का गुडविल तो क्रेडिट भी होगा, प्रीमियम का गुडविल तो डेबिट भी होगा, अल्टीमेटली कैंसिल हो जाना, तो कहीं आना ही नहीं। बैंक डेबिट हो रहा है, इसका मतलब बैंक बैलेंस होगा, बैंक बढ़ गया 6000 रुपए। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं
किस नाम से लिखूं? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये गुडविल वाली एडजस्टमेंट ऐसी है जो आपको हर एक क्वेश्चन में मिलेगी। अगर बुक के अंदर इस टॉपिक के 50 क्वेश्चन है तो 50 में से 50 क्वेश्चन में है गुडविल। और अगर 50 बच्चे टेस्ट देते हैं तो उसमें से 40 प्लस बच्चों का गलत होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। छोटी सी चीज सोचिए कि जो चीज बहुत कॉमन है, जो हर क्वेश्चन के अंदर है, हमें एटलीस्ट उस पॉइंट पे तो बहुत अच्छी कमांड लानी ही चाहिए। तो फॉर एग्जांपल इसमें इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट था कि 5000 4500 रहेगी वैल्यू, सो आपको तब समझ में नहीं आया, एक पॉइंट आपको दिक्कत कर रहा, तो ये ढूंढना कितना इंपॉर्टेंट है कि हर क्वेश्चन में वही मिलेगा, छोड़ दो उसको। लेकिन जो ऐसी चीज है जो हर क्वेश्चन के अंदर है, उस पे तो उससे तो भाग ही नहीं सकते। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो ऐसा टॉपिक है, आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर मिलेगा, उसको बहुत बहुत अच्छी कमांड रखनी है। सिंपल है सर, कुछ भी नहीं करना, दो काम करने हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा दो और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में प्रीमियम को गुडविल एग्रीवेशन रेशियो दे रखी है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखी तो निकालनी पड़ेगी। अगर सिर्फ ओल्ड रेशियो नए पार्टनर का शेयर और कुछ भी नहीं दे रखा तो वो ले देंगे भाई। खत्म हो गई एडजस्टमेंट्स। पढ़ते हैं बैलेंस शीट एसेट साइड से पहली आइटम कैश एट बैंक। पता ही नहीं बैंक में आउटर कॉलम में लिखना। उसके बाद दे रखा डेटर में तो कोई चेंज ही नहीं आया, उसका मतलब खत्म हो गए क्या वो? इसका मतलब जितने के डेटर थे उतने के ही हैं, उनकी वैल्यू ना बढ़ी ना घटी, तो वो बैलेंस शीट में आएंगे एज इट इज। ये मैं सोच रहा सर जिसके बारे में लिखना है इसको लिखना ही नहीं, इसका मतलब उसमें कोई चेंज नहीं है। ₹6500 के डेटर थे, 500 का प्रोविजन लेस कर दिया, आउटर कॉलम में बचा 6000। उसके बाद दिया हुआ है स्टॉक। स्टॉक में कोई चेंज है क्या? तो खत्म हो गया स्टॉक? नहीं, एज इट इज आएगा नहीं बैलेंस शीट में भी। इन्वेस्टमेंट लिख चुके हैं? Yes. यस सर। मतलब हमारी कंप्लीट हो चुकी है ये सेट सेट। आप टोटल करने में सक्षम हो। बताओ कितना आ रहा है? 27,000। ठीक। सर रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इनकम लिखते हैं, डेबिट साइड में एक्सपेंस लॉस लिखते हैं। जो बैलेंसिंग फिगर है वो अल्टीमेट जो नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ वो होता है, वो पार्टनर में बढ़ जाता है। इस क्वेश्चन में सर बाय चांस जितना लॉस हुआ उतनी ही इनकम हुई, तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। एक ऐसा क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाल रखा है उसके अंदर 4-5 साल में एक आध बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता कि प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं आ रहा, तो कंफ्यूजन लगती है बच्चों की मैं गड़बड़ तो नहीं कर, कुछ भी प्रॉफिट नहीं आ रहा मेरा, तो ऐसा हो सकता है कि टोटल इक्वल है, प्रॉफिट ना आए। इन जनरल प्रॉफिट लॉस आता है, अगर क्रेडिट साइड बड़ी हो तो प्रॉफिट आएगा, डेबिट साइड बड़ी हो तो लॉस आएगा, इन जनरल ऐसे ही होता है। लेकिन 50 में से एक आध क्वेश्चन ऐसा भी है प्रॉफिट लॉस नहीं आता। खत्म हो गया जी रिवैल्यूएशन अकाउंट। आते हैं जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताइए कितना बैलेंस आ रहा है? सर अभी जनरल बढ़ेगा। अच्छा लायबिलिटी साइड तो रहेगा ही, सॉरी लायबिलिटी साइड रहेगा। यस सर। पहली आइटम देखते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स दे रखे थे सर 2800 रुपए के, एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं लिखा, क्रेडिटर खत्म हो गए क्या? नहीं, एज इट इज आएंगे। क्रेडिटर्स आएंगे एज इट इज। अगली आइटम है वॉकमैन कॉम्पेंसेशन फंड। खत्म हो चुका है, Yes. फंड बांट दिया था हमने, 200 रुपए इसमें से क्लेम में चले गए थे, 1000 रुपए पार्टनर्स में चले गए थे। उसके बाद जनरल रिजर्वेशन नहीं दे रखी, बांट देंगे पार्टनर्स में उनके पुरानी रेशो में। एंट्री कौन बच्चा बोलेगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एड्यूस कैपिटल टू बेस कैपिटल। जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए डेबिट करें, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो और बाकी दोनों पार्टनर्स क्रेडिट। इसके बाद कैपिटल दिया हुआ, कैपिटल लिख चुके हैं। अब खत्म हो गया क्वेश्चन। यस। बताएं टू बैलेंस शीट
टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का कितना है जी एडू का 12750। डेबिट साइड में अगर कोई आइटम होती तो वो माइनस करते हैं, उसके बाद बैलेंस आता, जैसे नॉर्मल बैलेंस शीट निकालते हैं 11th क्लास में लेजर में। कैपिटल सर एडू की है 6250 नहीं वो गेट की हो रहा है 12750। टोटल करेंगे जी गेट का 6250 6250। अगर डेबिट साइड में कोई आइटम है तो वो माइनस करते हैं, फिर बैलेंस शीट आता है, जैसे नॉर्मल लेजर में निकालते थे 11th क्लास में। टोटल करेंगे जी सीए का 5000 एक ही आइटम है। टोटल कितना हुआ है? 24 फुल टैली होना चाहिए तो। आप चाहें तो तीनों कैपिटल को सीधा आउटर कॉलम में लिख सकते थे, वो प्रेजेंटेशन भी ठीक। कैपिटल अंदर लिखो, टोटल आउटर कॉलम में लिखो, ये प्रेजेंटेशन भी ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन आने हैं जी 8 मार्क्स के। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी होगा, बैलेंस शीट भी होगी, सजेशमेंट चेंज होती रहेंगी। उसी की बहुत प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन 7 से लेकर 19 तक। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ रहे हैं जी अब। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बोर्ड पे देखें, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख। एंट्री पढ़ के बता सकते हो क्या ट्रांजैक्शन होगी? इन्वेस्टमेंट परचेज करी, इन्वेस्टमेंट परचेज करी। अब देखो हम तो बुक्स में हमें क्वेश्चन दिखता है इन्वेस्टमेंट, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लिखते हैं? इन्वेस्टमेंट इन व्हाट? इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इस तरीके से नाम मेंशन किया जाता। इन्वेस्टमेंट के ब्रैकेट में मेंशन किया जाता कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। सर इन्वेस्टमेंट कहते किसको हैं? तो मान लीजिए मैंने बिल्डिंग में इन्वेस्ट करा पैसा, तो मैं उसको बिल्डिंग अकाउंट लिखूंगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सर मैंने अगर गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करा तो मैं उसे गोल्ड अकाउंट लिखूंगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सर मैंने अगर 20 लाख रुपए की मशीन खरीदी, मशीन में पैसा इन्वेस्ट करा तो मैं उसे मशीनरी अकाउंट लिखूं कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखूं? आंसर दे रीजन के साथ। सर बिल्डिंग वगैरह जो करिए उसके तो इन्वेस्टमेंट पर कब आया? सर क्योंकि हम उसे ओन नहीं करते ना, वो हमारा नहीं है, सो हमने इन्वेस्ट नहीं, हमने परचेज करा तो हमारा। सर एक पर्पस के लिए रखा है ना, तो हाँ जी। इसलिए पर्पस के लिए, ठीक है, तो इसलिए बिल्डिंग फंड वगैरह आएंगे। मतलब आपका आंसर ये है कि सर आप बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, तो आप बिल्डिंग अकाउंट डेबिट को इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट मत करो, ये कहना चाह रहे हैं आप? यस तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट कब आया? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हाँ जी, इस पे इंटरेस्ट मिले उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ऐसा कोई आंसर है? और कोई आंसर? इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग इस नाम से लिखना चाहिए इसको। तो बिल्डिंग अकाउंट कब लिखेंगे? जो बिल्डिंग परचेस करेंगे और इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग कब लिखेंगे? सुनिए ध्यान से, इन्वेस्टमेंट वर्ड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम आउट ऑफ बिजनेस इन्वेस्ट करते हैं। अगर कोई भी आइटम मैं बिजनेस पर्पस के लिए परचेज करता हूं तो मैं उसका नाम मेंशन करता हूं। मतलब सर मैंने बिल्डिंग खरीदी है ऑफिस यूज के लिए, मैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करूंगा। सर मैंने बिल्डिंग खरीदी है, मतलब मेरा बिजनेस है सपोज शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का, और एक प्रॉपर्टी अच्छी खासी पैसों की मिल रही थी, तो मैंने बिल्डिंग खरीद ली, फिर रेट बढ़ जाएंगे तो बेच दूंगा, उस केस में मैं उसको इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग अकाउंट।
क्या सीखा सर हमने आज? इन्वेस्टमेंट वर्ड तब यूज करते हैं जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं आउट ऑफ बिजनेस, जो हमारी कोर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। पर्सनल के लिए नहीं, पर्सनल के लिए नहीं। देखो अगर वो अपना पर्सनल पैसे से खरीद रहा है वो बिल्डिंग, फिर तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। बिजनेस के पैसों से, बिजनेस के नाम पर अगर वो बिल्डिंग खरीदी जा रही है तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग। समझ में आ रही है जी बात? इन्वेस्टमेंट वर्ड तभी आता है जब हम एक ऐसी जगह पैसे इन्वेस्ट करते हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट खरीद ली हमने 1 लाख रुपए की। अब इसने मेंशन नहीं कर रखा कि इन्वेस्टमेंट किस चीज में, शेयर्स में है या गोल्ड में है या बिल्डिंग में, करेक्ट? सपोज ये सर शेयर्स में, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड। ये परचेज की सर मैंने 15 जनवरी 2021। अब 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाने का वक्त आ गया है। अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने, अभी इन्वेस्टमेंट वर्ड पर चर्चा कर रहे हैं। बैलेंस शीट बनाने का समय आ गया है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड, ये तो कॉस्ट है। मार्केट वैल्यू चर्चा करते हैं इसका। 31 मार्च को जब बैलेंस शीट बनाने का समय आया तो मार्केट वैल्यू सर हो सकता है ज्यादा हो गई, मार्केट वैल्यू हो सकता है कम हो गई, तो उस केस में किस पे रिकॉर्ड करेंगे, किस पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इस पे चर्चा कर रहे हैं जी। तो मार्केट वैल्यू कम हो गई है वाला केस ले लेते हैं। तो अब ये बताओ कि हम इन्वेस्टमेंट को 1 लाख पर दिखाएं या 90,000 पर दिखाएं, रीजन के साथ। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं कि मैं 15 जनवरी को खरीदे हमने रिलायंस कंपनी के शेयर 1 लाख रुपए के, उसके 2.5 महीने बाद बैलेंस शीट बनाने का वक्त आ गया है और उस टाइम मार्केट में इसकी वैल्यू जो है वो 90,000 रह गई, कॉस्ट 1 लाख रुपए। इसे 1 लाख पर दिखाएं या 90,000 पे दिखाएं, रीजन के साथ आंसर दें। देखो आपको प्रूडेंस भी है आपके सामने, लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी है आपके सामने। नाराज किसी को नहीं करना। बताएं सर 1 लाख पे दिखा के 10,000 का लॉस होगा। क्या कह रहे हो? 1 लाख पे दिखा के 10,000 का लॉस। अगर 1 लाख दिखाएंगे तो टेन लॉस कैसे दिखा पाएंगे दोस्त? देखो जब हम लॉस बुक करेंगे तो उसका डुअल एस्पेक्ट पे तो बुक करना पड़ेगा हमें। 90,000 10,000 लॉस। 90 पे दिखाना चाहिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को नाराज हो जाएगा। सर लेकिन ये बैलेंस शीट, ये शीट ऑफ बैलेंस जितना भी बैलेंस है उसको मार्केट वैल्यू, तो बैलेंस तो कॉस्ट का ये है, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू वाली, तो बैलेंस तो दोनों। तो सुनिए, आप ये बात भूल गए कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट सिर्फ नॉन करंट असेट्स पे एप्लीकेबल होता है, करंट असेट्स पर नहीं। जिन असेट्स की लाइफ बिलो 12 मंथ्स है उन्हें करंट असेट्स कहते हैं, उन पर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, वो सिर्फ नॉन करंट असेट्स के लिए, बिल्डिंग, मशीन, इन सब के लिए। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है? जो चीज़ मैंने खरीदी है लॉन्ग टर्म के लिए, उसके मार्केट वैल्यू में देखूं ही क्यों? जैसे घर खरीदा हुआ है हमने, ये रहने के लिए खरीदा हुआ, बेचने के लिए खरीदा हुआ नहीं है, मार्केट में इसकी वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, चेक भी क्यों करूँगा? मैं कॉस्ट पर ही दिखाता रहूँगा उसको, चाहे मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो चाहे मार्केट वैल्यू कम हो। समझ में आ रही है बात? जो करंट एसेट्स होती है वो विदिन 12 मंथ बिक जाएंगी, कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, इसलिए उनकी मार्केट वैल्यू चेक करना बनता है। ठीक, आंसर है इसको 90,000 पर देखेंगे। प्रूडेंस फॉलो हो रहा है, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट्स पे एप्लीकेबल है। सर मान लीजिए मैंने जो कंपनी के शेयर्स हैं ये 20 साल के लिए खरीदे, अब बताओ रिलायंस कंपनी के शेयर्स मैंने खरीदे हैं ये सोचकर के 20 साल बाद लगभग पता नहीं कितने 100 गुना के हो जाएंगे, तब तक मैं बेचूंगा नहीं, तो उस केस में 1 लाख पर देखा, तब नॉन करंट एसेट बन गई। इसका मतलब सर हर एक 31 मार्च को हम अकाउंटेंट को अपने बॉस के पास जाना होता है, उससे कहना होता है सर आपने 25 कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, अब आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन कौन सी कंपनी के शेयर आपका मन है विद इन 1 ईयर बेचने का और आपका मन है लॉन्ग टर्म में बेचने का।
जिनका आपका मन लॉन्ग टर्म में बेचने का है उसे मैं नॉन करंट एसेट में दिखाऊंगा और उसे कॉस्ट पर रिकॉर्ड करूंगा। जिसका आपका मन विद इन 12 मंथ्स बेचने का है उसे लोअर पे दिखाऊंगा। क्लियर हो गई बात? ये हमारे बॉस का काम है बताना कि वो कौन सी एसेट कितने टाइम बाद बेचने वाला है। ठीक सर, मान लीजिए हमारा बॉस ये कहता कि भैया पैसे अच्छे मिल रहे होंगे तो बेच दूंगा, सस्ते में शेयर बिक रहे होंगे तो नहीं बेचूंगा। फिर मतलब से बॉस को खुद भी नहीं पता कि मैं शेयर बेचूंगा विद इन 12 मंथ्स या नहीं बेचूंगा। वो कह रहा है अच्छे प्राइस बढ़ गया अगर तो बेच दूंगा, अगर सही प्राइस नहीं मिला तो नहीं बेचूंगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे सर? अगर जरा सी भी पॉसिबिलिटी है विद इन 12 मंथ्स बेचने की तो करंट एसेट, अदरवाइज नॉन करंट। ठीक, क्लियर हो गई बात? चलिए कैसे रिकॉर्ड करेंगे 10,000 रुपए के लॉस को सर? P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन, पूरा नाम आ जाएगा 10,000। अभी 11th क्लास में हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, 12th पर नहीं है। ठीक, ये एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू, लॉस P&L अकाउंट का डेबिट में आता और एसेट डिक्रीज क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा तो लॉस बुक हो गया और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आएगी 90,000। सही, यस क्लियर हो गई बात? केस नंबर 2, तो मार्केट वैल्यू हो गई है 1,10,000। अब क्या करें, 1 लाख पर दिखाएं या 1,10,000 पर दिखाएं? 1,10,000 पर, 10,000 का प्रॉफिट। और कोई आंसर? 1 लाख पर दिखाएंगे 1 lakh को 10,000 1,10,000। नहीं सर, 1 lakh to most पे और 10,000। समझा नहीं मैं पूछ रहा हूँ बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 1 लाख लिखूं या 110 लिखूं, ये क्वेश्चन है। डिपेंड करेगा करंट एसेट है या फिर हाँ जी, करंट एसेट है। कुछ मेंशन नहीं है तो करंट एसेट है। देखो आंसर है 1 लाख, क्योंकि हमने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा है कि कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर इस पे रिकॉर्ड किया जाता है। मार्केट वैल्यू बढ़ रही है तो ये फेक प्रॉफिट, इमेजिनरी प्रॉफिट। प्रॉफिट तब तक नहीं हो सकता जब तक सेल नहीं हो सकती। तो मेरा घर है सपोज ये 50 लाख का मैंने खरीदा हुआ है, मार्केट में 60 लाख का हो गया तो क्या मैं 10 लाख का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लूं, उस पर टैक्स वैक्स भी दे दूं। जब बेचने का टाइम आएगा हो सकता है 40 लाख में भी ना बिके। समझ पा रहे हो आप? फ्यूचर में वाला प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करते, लॉस को ही रिकॉर्ड करते हैं। 1 लाख पर रिकॉर्ड होगा, मतलब कोई एंट्री पास होगी नहीं स्पेशल प्रॉफिट या लॉस, P&L में कुछ आएगा ही नहीं। समझ पा रहे हो आप बात को? ठीक, अच्छा अब एक डिफरेंट सिचुएशन पढ़ रहे हैं कि पार्टनर्स ये चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पर दिखाएं लेकिन प्रॉफिट पर टैक्स भी ना देना पड़े। आई रिपीट कि हमारे पार्टनर्स चाहते हैं, हम अकाउंटेंट से बोला पार्टनर्स ने कि हमारे जितने भी शेयर्स हैं सबके सब करंट एसेट है लेकिन सबको मार्केट वैल्यू पर दिखाओ, लोअर लोअर का चक्कर छोड़ो, मार्केट वैल्यू पर ही दिखाओ लेकिन प्रॉफिट पर टैक्स भी ना चला जाए, ये भी ध्यान रखना। ऐसा बोला, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो सर इसका मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट जो कि बुक वैल्यू 1 लाख है इसे हमें 110 पर लेके जाना है। तो ये बात तो क्लियर है सर कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमें डेबिट करनी पड़ेगी 10,000। ये चीज तो क्लियर है? यस सर। क्योंकि 1 लाख की एसेट 110 की तभी बनेगी जब 10,000 से इसको डेबिट करूंगा। प्रॉफिट के केस में सर P&L क्रेडिट होता है, लेकिन P&L क्रेडिट हो गया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो टैक्स भी बढ़ जाएगा। अभी तक तो हमने बेचा ही नहीं है तो अभी टैक्स क्यों दे रहे हैं? तो सर यहाँ तो चेंज करना, इसकी जगह एक नया अकाउंट खोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में बांटने की बजाय हमने एक सेपरेट अकाउंट ओपन कर लिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन की वजह से एक रिजर्व बन गया हमारे पास 10,000 रुपए। तो इससे फायदा क्या हुआ? तो सुनो ध्यान से क्या फायदा हुआ। इन्वेस्टमेंट 1 लाख, इन्वेस्टमेंट 1,10,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000। ये आम जिंदगी, ये मेंटल जिंदगी। देखो
1 लाख वाले में सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे दिख रहा है कि 1 लाख हमारी कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू पे नहीं शो कर रहा हमने इसको। इस एंट्री को पास करने की वजह से हमारी बैलेंस शीट कुछ ऐसी दिखेगी। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 1,10,000 है, आज बेचेंगे तो 110 मिल जाएंगे हम, लेकिन इसमें 10,000 का नोशनल प्रॉफिट वो ये रिजर्व फ्री बता रहा है। मतलब इसको हम डिडक्ट करके अपनी कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। रिजर्व 110 के मार्केट वैल्यू 10 का रिजर्व, उसका मतलब 1 लाख की कॉस्ट रहेगी। ये 10,000 रुपए इंडिकेट कर रहा है कि आज तक हम 10,000 रुपए कमा चुके हैं, अभी तक बेचा नहीं, जैसे ही बेचेंगे तब तक कमा लेंगे। मतलब जैसे ही बेचेंगे तुरंत इतनी कमाई हमारे पास रखी हुई है। ये 10,000 रुपए ये इंडिकेट कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो? फिर हो गई बात। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट वैल्यू पर दिखाना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि रिजर्व पीएनएल प्रॉफिट में ना जाए, उसके लिए हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। सही। अभी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट ईयर पे आ गए, ये 2020 था मान लीजिए, अब 2021 पे आ गए हम। इसी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो गई 1,15,000, जो हमने खरीदी थी 1 लाख की, जो कि 31 मार्च को हो गई थी 1,10,000 की। एक साल पूरा हो गया और अब ये 1,15,000 हो गई। ये वाली एंट्री दोबारा पास होगी कितने अमाउंट से? 5,000 से। 110 तो ऑलरेडी हो चुकी है, 5 से और डेबिट कर देंगे तो 115 की हो जाएगी। यहाँ कितना लिखाऊंगा? 115। यहाँ कितना लिखाऊंगा? 15। 10 तो पहले से है, 5 और आ गया। दोबारा समझो, तो इन दोनों एंट्री में कहीं पर भी पीएनआर अकाउंट नहीं। ये हमने डेबिट करा तो डेबिट बैलेंस बढ़ गया, 1 की जगह 10 हो गया, फिर 5 से डेबिट करा 15 हो गया। रिजर्व हमने क्रेडिट करा था पिछले साल 10,000 से, तो 10,000 आया था, हमने उसको डेबिट नहीं करा, अगले साल 5,000 से और क्रेडिट करा तो 10 + 5 15 हो गया। अब देखो क्या इंडिकेट कर रहा है कि 15,000 का नोशनल प्रॉफिट है, आज बेचेंगे 15,000 प्रॉफिट है, 1 लाख की कॉस्ट है, 115 की मार्केट वैल्यू। मतलब ये ना इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दिखा रहा था कि 1 लाख की कॉस्ट है, बस मार्केट में क्या प्राइस है, कितना कमा चुके हैं, कितनी वैल्यू बढ़, कुछ बता ही नहीं रहा है। ये सिंपल, इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ रही है। थोड़ा काम बढ़ रहा है हम अकाउंटेंट का, लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ रही है कि मार्केट वैल्यू इतनी है, इतना हम कमा चुके हैं, जैसे ही बेचेंगे तब कमाई मिल जाएगी हमें, और इसको डिवाइड करके हमारी कॉस्ट भी निकल सकती है। सर मतलब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमें प्रॉफिट बताता है। हाँ, कॉस्ट से लेके आज तक की डेट तक का प्रॉफिट समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट फ्री वैल्यू बढ़ गई तो ऐसी एंट्री करते रहेंगे। तो 2022 में आ गया, वैल्यू इसकी 1,12,000 है, 3,000 से वैल्यू कम हो गई। तो अब क्या करना चाहिए, क्या एंट्री पास करनी चाहिए? सर ये तो चीज क्लियर है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा 3,000 से, क्योंकि एक एसेट जो कि 1,15,000 की है, मुझे उसे रिड्यूस करके 1,12,000 पे लेके आना, 3,000 वैल्यू कम करनी, एसेट को कम करना हो तो क्रेडिट किया जाता, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो, ये चीज तो क्लियर है। अब डेबिट में क्या लिखूं, पीएनएल अकाउंट लिखूं क्या? नहीं सर, तो फिर फ्लक्चुएशन। बिल्कुल सही, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर ये फेक प्रॉफिट तो लिखा हुआ था मैंने, प्रॉफिट सुना रियल में हो गया था, मैंने बताया आपको रियल में प्रॉफिट तभी होगा जब सेल होगी, अभी तक सेल तो हुई नहीं है, तो मार्केट में वैल्यू बढ़ रही है तो साथ में प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, यहाँ पर इकट्ठा कर रहा हूँ, वैल्यू 3,000 से कम होगी तो वहीं से लूंगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1,12,000, और ये कितना हो जाएगा 12,000। समझ पा रहे हो? तो हमने चीज सीख ली कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो रिजर्व क्रिएट करो, रिजर्व ऑलरेडी है तो रिजर्व और बढ़ा दो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है तो रिजर्व कम कर दो। सही है, समझ पा रहे हो यहाँ तक? परफेक्ट तरीके से क्लियर है। तो और फ्यूचर में पहुंचते जा रहे हैं। $96,000 रह गए जी मैंने शेयर्स, बताइए क्या करें? 16,000 सर इन्वेस्टमेंट की हमारी बुक्स में वैल्यू 1,12,000 है,
मार्केट में इसकी वैल्यू 96 रह गई है, 16,000 से कम हो गई, सही। यस तो ये चीज तो क्लियर है कि सर मैं 2 इन्वेस्टमेंट करूंगा 16,000 और ये एंट्री पास करते ही ये मेरी इन्वेस्टमेंट 96 की रह जाएगी, ऐसा ही होगा। 1,12,000 के आइटम को मुझे 96 पर लेकर के आना, तो 16,000 से क्रेडिट करूंगा। डेबिट किसे करूं? फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट करूं या फिर पीएनएल डेबिट करूं? बताओ जी, कौन बच्चा बता सकता है? इन्वेस्ट दोनों ही डेबिट और दोनों ही परफेक्ट आंसर, दोनों डेबिट हों। देखो मुझे 16,000 रुपए चाहिए टोटल, जितने रिजर्व में पड़े वहां से ले लेता हूं। रिजर्व में कितने पड़े? 12,000। जितने कम पड़े वो पीएनएल से। अच्छा सोच के देखो, रियलिटी में लॉस तो 4,000 का ही हुआ है। खरीदी 1 लाख की थी, 96 की रह गई, 4 का लॉस हुआ अल्टीमेटली, तो रियल लॉस पीएनएल में 4,000 की है। तो पीएनएल में इसका मतलब तभी जाता है जब कॉस्ट से भी बिलो चली जाए हमारी मार्केट वैल्यू, सही। अगर कॉस्ट से अबव मार्केट वैल्यू जा रही है तो प्रॉफिट पीएनएल में नहीं डालते, रिजर्व क्रिएट करते हैं। अगर उस मार्केट वैल्यू कॉस्ट प्राइस के बीच में ही अगर डाउनफॉल आता है तो रिजर्व से ही पैसा लेते हैं। अगर रिजर्व इनसफिशिएंट पड़े, रिजर्व इनसफिशिएंट पड़ने का मतलब ये है कि कॉस्ट से भी कम हो जाए मार्केट वैल्यू, उस केस में हम पीएनएल अकाउंट को यूज करते हैं, ठीक। ये तो हुआ जी बेसिक इन्वेस्टमेंट का। 12th क्लास में आ गए अगर हम, तो पीएनएल की जगह रिवैल्यूएशन आना, इतना अच्छा। हां जी, फिर हो गई जी बात सर। हां जी। सर ये सेकंड क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट में मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 4500 है। बिल्कुल सही है। सर अगर यहाँ पर 5500 गारंटी तो क्वेश्चन नंबर 6 इसीलिए तो है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 7 क्वेश्चन 6 मैं करा रहा हूँ अब इन्वेस्टमेंट वाला, उसके अंदर आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़े तो क्या होगा, घटे तो क्या होगा, रिजर्व है तो क्या होगा, ठीक। नहीं सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि फिर इन्वेस्टमेंट 5000 पे रखेंगे या फिर 5500 पे? 5500 ठीक। सर आपने यहाँ पर कहा कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लगेगा जो कम होगा वो लिखा रहेगा। उस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का ना बताया भी तो था आपको, इसमें प्रूडेंस कहाँ फॉलो हो रहा है जब मैंने 1,15,000 पे दिखाया इसको। इसमें प्रूडेंस कहाँ फॉलो हुआ? इसमें आपको रहता ना प्रूडेंस, पहले समझाया था प्रूडेंस, उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था कि पार्टनर्स ये डिमांड कर रहे हैं हम अकाउंटेंट से कि प्रूडेंस छोड़ो, हमें मार्केट वैल्यू पर अपने सारे शेयर्स की वैल्यू चाहिए ताकि प्रॉफिट बुक भी ना हो, ऐसे काउंटिंग करके देखो। वो काउंटिंग करके देखो। चलिए क्वेश्चन 6 पढ़ते हैं जी। A and B are partners sharing profits and loss in the ratio 7:3. They decide to admit C with effect from 1st April 2020. देखिए जी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिख रही है हमें 3 लाख की और रिजर्व दिख रहा है 20,000 का। अब केस 1 पढ़ रहे हैं जी। केस 1 में क्या है कि कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जी। बताइए क्या करना है? As it is, एज इट इज। सर कोई भी रिजर्व दिखे तो उसको पार्टनर्स में बांट दिया जाता है, ये बात सुन गए? yes. कोई भी रिजर्व दिखे और उसका कोई पर्पस नहीं है, कोई यूज नहीं है, तो बांट दिया जाता है उसको पार्टनर्स में। चाहे जनरल रिजर्व हो, चाहे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको बांट दिया जी पार्टनर्स में। इनकी पुरानी रेशो में 7:3। मुझे बताइए बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी? क्या क्या लिखूं बैलेंस शीट कैसे? इन्वेस्टमेंट कितने लिखूं सर 3 lakh. और रिजर्व कितना लिखूं? सर आएगी आएगा कि खत्म हो गया, बांट दी। बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं आएगा, वो पार्टनर्स में हमने बांट दिया। केस नंबर 2। सर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3 लाख है। सर जो बुक्स में वैल्यू है वही मार्केट में वैल्यू है, इसका मतलब अब भी रिजर्व की कोई आवश्यकता नहीं है, रिजर्व बांट देंगे। केस 1 में ऑब्लिक करके केस 2 लिख दो, सेम आंसर रहेगा। जो आंसर केस 1 का वही आंसर केस 2 का, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं आपको आंसर। केस 1 में ऑब्लिक करके केस 2 लिख दो।
3 लाख की वैल्यू 3 लाख की ही रही, चेंज नहीं। सर 20,000 पहले का रिजर्व था। हाँ, बैलेंस शीट के अंदर आता पुरानी आइटम। केस 3 में लिखा हुआ सर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 280 रह गई है, बुक्स में 3 लाख, मार्केट में वैल्यू 280 रह गई, 20,000 से वैल्यू कम हो गई। तो सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो पक्की बात है क्रेडिट होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, एसेट की वैल्यू कम हो गई, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। अब इस नुकसान की भरपाई कहां से करें? सर रिजर्व से जो बना हमारे पास पहले से किसी पर्पस के लिए रिजर्व पहले से बना हुआ है, वो सफिशिएंट है, तो रिवैल्यूएशन को क्यों छोड़े? हमारे पास पहले से ही रिजर्व बना हुआ है इस काम के लिए, वहां से पैसा लेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। मुझे बताइए बैलेंस शीट में रिजर्व कितना आएगा? हाँ जी, नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी? 280 से जो न्यू वाली वैल्यू है वो आएगी, नए वाली वैल्यू आएगी। केस नंबर 4। सर केस 4 में लिखा है कि इन्वेस्टमेंट की नई वैल्यू 295 रह गई है, पहले 3 लाख थी अब 295 रह गई। चलिए बैलेंस शीट तो मैं बता देता हूं, 295 नई वाली वैल्यू। और क्या करेंगे बताइए? रिजर्व में 15,000। रिजर्व में 50,000 जब डिवाइड हो जाएंगे पार्टनर्स। हाँ, बैलेंस शीट में रिजर्व नहीं आएगा, ये चीज समझे। बैलेंस शीट में रिजर्व लिखना ही नहीं है आपको नई वाली बैलेंस शीट के अंदर। सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फुल अमाउंट से डेबिट, जितना चाहिए उतना ले लो, जो एक्स्ट्रा बचे वो पार्टनर्स में बांट। फिर समझते हैं कि क्या होगा इस केस के अंदर। सो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3 लाख से डिक्रीज होकर 295 रह गई, तो नए वाली वैल्यू 295 है, बैलेंस शीट में 295 है, ये बात तो क्लियर हो। रिजर्व हमारे पास 20,000 रुपए का रखा हुआ था, उसमें से हमें 5,000 रुपए निकालने पड़ गए क्योंकि एसेट की वैल्यू 5,000 से कम हो गई। अब रिजर्व बच गया 15,000 का, रिजर्व बच गया, पार्टनर में बांट। तो मार्केट वैल्यू 270 रह गई है, 3 लाख से 270 रह गई। सर रिजर्व तो पूरा खत्म करना ही करना है, ये चीज तो हमने याद कर ली अच्छे से, चाहे कोई भी केस हो रिजर्व तो खत्म करना ही करना। और सर क्या चीज क्लियर कर ली हमने? सर इन्वेस्टमेंट को उतने अमाउंट से क्रेडिट करना है जितने से वैल्यू कम हो रही है। अगर 5,000 से कम हो रही है तो 5,000 से क्रेडिट, 20,000 से कम हो रही है तो 20,000 से क्रेडिट। इस वाले केस में 30,000 से कम हो रही है तो 30,000 से क्रेडिट। असल की वैल्यू 30,000 से कम हो रही है हमें, लेकिन यहाँ पर इनसफिशिएंट है, यहाँ पे सिर्फ 20,000 रुपए रखे हैं, 10,000 का एक्सेस लॉस हो गया रीवैल्यूएशन। इसका मतलब सर अगर रिजर्व बचे तो पार्टनर्स में बांट दो, अगर रिजर्व कम पड़े तो रिवैल्यूएशन से मांग लो। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड में भी ऐसे ही किया था हमने। केस नंबर 6, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो गई है 3,30,000 बढ़ गई। एक मिनट का समय दिया जा रहा है, एंट्री खुद से करके दिखाओ इस वाले केस की।
फर्स्ट सर गलत है, फिर ट्राई कर। 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 Perfect. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही थी तो रिजर्व से ले रहे थे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो रिजर्व में डाल रहे हैं। नालायकों, रिजर्व खत्म करने का टाइम आ रहा है, रिजर्व क्रिएट करने का टाइम नहीं। एडमिशन चैप्टर के अंदर है, हम नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, हमें पुराने रिजर्व सारे खत्म करने हैं या रिजर्व बढ़ाना है, क्रिएट करना है। एक एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो ऐसे केस में क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करते हैं। एक एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करते हैं। तो सर रिजर्व जो बना हुआ उसको क्या करें, बांट दो उसको, कोई यूज नहीं है उसका। रिजर्व बनाया था हमने इस वजह से, प्रॉफिट अगर वैल्यू गिरे तो यूज कर लेंगे, वैल्यू गिरी नहीं, यूज हुआ ही नहीं, बांट दो बांटने से। तो दो एंट्री होंगी इस केस के अंदर। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ने की एंट्री में रिजर्व क्रेडिट नहीं करना है आपको, क्योंकि रिजर्व खत्म करने का टाइम है, ये बढ़ाने का टाइम नहीं। सिंपल एसेट की वैल्यू बढ़ना, प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। रिजर्व अनयूटिलाइज्ड रह गया इसलिए पार्टनर्स में बांट। अब इन्वेस्टमेंट का कोई भी केस नहीं रहा, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आए इसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चाहे बढ़ रही हो, चाहे घट रही हो, चाहे ज्यादा हो, चाहे कम हो, कैसा भी केस आ जाए आप करने में सक्षम हैं। इस टॉपिक का जो होमवर्क है लिखा हुआ नेक्स्ट पेज पर, इलस्ट्रेशन 36 से 52 और एक्सरसाइज में 46 से 76 जितने हो सके मैक्सिमम ट्राई करके लाएं। नेक्स्ट क्लास में 8 क्वेश्चन करेंगे, फिर 9 क्वेश्चन करेंगे, तब तक कोशिश करें हो जाए मैक्सिमम जितने हो सके। आज के लिए इतना।